तो आज हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहते हैं? विचलन कोण ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ऐसे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता है। तो सिंपल क्या होता है कि जैसे ही हम मिरर में यहाँ पे इमेज देखेंगे, हर बार समस्या आ जाता है। एक मिरर देखिए, मिरर में क्या हो रहा है, जैसे कि हम किरण कोई भी आपतित करवाते हैं, क्या किए, आपतित किए, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण। ये कैसी किरण है? आपतित। ये है प्रवर्तित। आपतित किरण क्या हुआ? आपतित किरण और प्रवर्तित किरण। तो ये जो आपतित किरण होती है ना, इसकी काल्पनिक रेखा, अगर इसको काल्पनिक रूप से बढ़ाया जाए सामने तो इस प्रकार से बढ़ेगा। आपतित किरण की काल्पनिक रेखा और प्रवर्तित किरण के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। इसको डेल्टा, डेल्टा के द्वारा क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? डेल्टा के द्वारा। डेल्टा आपका 8/8 के जैसा होता है, 8 लिखते हैं ऐसा ही होता है इस प्रकार से, लेकिन जुड़ता नहीं है। ठीक, इसको डेल्टा सूचित करते हैं। और आपका यहाँ से जो अभिलंब होता है, ये अभिलंब रहेगा। देखिए, तो विचलन कोण का अगर परिभाषा लिखने के लिए आए तो सीधे लिखना है कि आपतित किरण, आपतित किरण की काल्पनिक रेखा, की काल्पनिक रेखा और परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण की काल्पनिक रेखा और परावर्तित किरण के बीच के कोण को बीच के बने कोण को बने कोण विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, कोई भी एक मिरर ले लिया हूँ, ये क्या है? आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण है। ठीक, तो आपतित किरण की काल्पनिक रेखा, अगर आपतित किरण को अगर हम आगे बढ़ाएं काल्पनिक रूप से तो इस प्रकार से बढ़ेगा। और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, जिसको हमने डेल्टा से सूचित किया है। इसे डेल्टा द्वारा, इसे डेल्टा 8/8 के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा चेंज करके दिखाया जाता है। डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसको कोशिश दिखाएंगे, डेल्टा से सूचित करेंगे। और यहाँ पे देखिए, इसको आई बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं। ठीक, और अगर आप देखें तो ये जब कोई भी रेखा इस प्रकार से खींची जाती है तो इसको जो इस साइड में जो टोटल कोण बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 180 डिग्री बनेगा, और इस साइड में जो कोण बनेगा 180 डिग्री बनेगा। तो उस हिसाब से देखें तो ये टोटल जो यहाँ पे कोण का एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इस साइड में, वो 180 डिग्री का हो रहा है। ठीक, तो 180 डिग्री लिख दें। और हमको बोल रहा है विचलन कोण बराबर, तो विचलन कोण बराबर हम लिख सकते हैं इसी से, विचलन कोण बराबर
टोटल तो 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री टोटल बन रहा है, आई और आर इसमें शामिल हो रहा है ना। तो आई और आर को हम लिख सकते हैं, एंगल आई प्लस एंगल आर को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 180 माइनस एंगल आई और प्लस एंगल आई। आई को मैंने इस प्रकार से इसलिए लिखा, देखिए, क्योंकि आर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर परावर्तन के नियम से होता है, परावर्तन के नियम से, ठीक। तो इस बराबर हम लिख सकते हैं विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i, ठीक। तो विचलन कोण बराबर अगर फार्मूला से पूछा जाए तो विचलन कोण बराबर क्या होगा, 180 माइनस 2i। ये आई है जो क्या कर रहा है, ये वाला आपतित किरण है ना और विलंब के बीच के कोण को दिखा रहा है, ठीक। तो आप फार्मूला में इस प्रकार से लिख सकते हैं, विचलन कोण बराबर 180 माइनस 2i, ठीक। आपको विचलन कोण का डेफिनेशन पूछा जाए तो इतना लिखना है। ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे संभावनाएं पूछे जाने का उसी को हम लोग खाली डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में जो कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, उत्तल दर्पण में साबित करें F बराबर r/2। इसी को साबित करना किसमें, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में हमको क्या करना है साबित, F बराबर r/2। तो इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, यानी कि बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, ठीक। तो परावर्तक सतह क्या, बाहर की ओर उभरा हुआ निकाल दिए, तो ये कैसा, और इसको हम मान लिए m और इसको m डैश मान लिए उत्तल दर्पण में। ये क्या हो गया, दर्पण का द्वारक ध्रुव, जो मेन पॉइंट होता है उसको ध्रुव, और इधर मैं C ले लेता हूँ, C, और ये हो गया F, ठीक। ये जो P से F के बीच की दूरी है इसको स्मॉल f से दिखा देते हैं, जो आपका फोकस दूरी हो गया, और वक्रता त्रिज्या की दूरी कैपिटल R से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे कोई एक वस्तु है A, ठीक है, यहाँ से प्रकाश किरण निकलती है और ये B बिंदु पे जाती है और प्रवर्तन के बाद इस प्रकार से मुड़ जाती है, जिसको नाम यहाँ पे मैं दे दिया D, ठीक है। और इन दोनों के बीच ये क्या है, आपका अभिलंब है, थोड़ा सा इसको सही से देना पड़ेगा, ये आपका हो गया अभिलंब, जिसको हमने n से डिनोट किया है, ठीक। और जब इस चीजों को हम आगे की ओर काल्पनिक रूप से बढ़ाते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण, जब इस किरण को, परावर्तित किरण को काल्पनिक रूप से हम बढ़ाएंगे तो यह F से गुजरेगा, ठीक है। और जब अभिलंब को हम काल्पनिक रूप से आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये हमारा C बिंदु से होके गुजरेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो टोटल मेरा डायग्राम बन चुका है। अब इसमें हमको देखना क्या है, इसके बारे में लिखना जो हमने फिगर बनाया। तो सत्यापन करें, माना कि m डैश एक उत्तल दर्पण है, क्या m और m डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें ध्रुव P है, जिसमें ध्रुव P है, जिसमें ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। तो वक्रता केंद्र C है तो साबित करना है, F बराबर r/2।
ये आपको साबित करना है। ये हम सत्यापन में लिखें, जो इमेज बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, इतना लिखने के बाद आप गौर कीजिए तो ए और बी और पी और सी लगभग समानांतर लिखाए हैं, क्योंकि इसको ये दूसरे को कभी नहीं काटेंगे और सीधा लेके जाएंगे। तो ए बी समानांतर हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी समानांतर पी सी। ठीक, जिसको एन सी एक तिर्यक सीधी रेखा काट रही है, एन सी, इसे एन सी क्या करती है, काटती है, इसे एन सी काट रहा है। क्या कर रहा है, काट रहा है। क्योंकि हम जानते हैं ए बी समानांतर बी सी पीसी है। ठीक, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे संगत कोण आपस में बराबर हो रहा है। ठीक है, एंगल ए बी एन आपका बराबर हो जाएगा एंगल एफ बी सी के। किसके, एफ बी सी के। तो हम लिखेंगे एंगल ए बी एन। अब देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस अगर कोई रेखा खींचते हैं तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा एक सेकेंड, क्या बोले, संगत कोण बराबर होते हैं आपस में ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल ए बी एन, ए बी एन, ए बी एन बराबर एफ सी बी, एफ सी बी। ठीक है, तो ये कोण बराबर आपको ये कोण ना, एफ सी बी, ये कोण बराबर आपका ये कोण होता है, ये आपका संगत कोण हो गया। ठीक, तो ए बी एन यानी कि ये कोण बराबर आपका हो गया, ये तिर्यक छेदी रेखा काटेगा तो इसके अनुसार एफ सी बी, ये कोण बराबर हो गया एंगल एफ सी बी। ये किससे हो गया, संगत कोण से। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कहाँ से लिखा। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे ये एंगल है। ठीक, तो ये एंगल, ये तो ऐसे चला गया, ये इधर चला गया, तो ये सम्मुख कोण से आपको बराबर हो जाएगा एंगल, लिख सकते हैं एन बी डी या डी बी एन, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए बी एन, यहाँ पे लिखेंगे एंगल यहाँ देख सकते हैं ये क्या करा, दूसरा ए बी एन, ए बी एन, हाँ लिखेंगे एंगल ए बी एन, क्योंकि हमको इक्वल लाना है ना, हमको ये अभी नहीं लेना है, अभी ये वाला एंगल लेना है। क्योंकि पहले हमको देखो ए बी एन को मिलाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग करना है। तो एंगल ए बी एन बराबर हम लिखेंगे एंगल डी बी एन। ये हो गया परावर्तन के नियम से, परावर्त आई इक्वल टू आर होता है, आप जानते हैं प्रवर्तन के नियम से। ये किससे हो गया, प्रवर्तन के नियम से। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। इक्वेशन 1 और 2 में भाग देने पे हमको प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, एंगल एफ सी बी इक्वल टू एंगल डी बी एन। देखो एफ सी बी, एफ सी बी बराबर एंगल डी बी एन, जो एंगल डी बी एन हमको प्राप्त हुआ। तो अभी तो ई एंगल बराबर हम ई एंगल को साबित कर दिए हैं। अब हमको यहाँ क्या देखना है, अब हमको देखना है इस एंगल के बराबर इस एंगल को साबित करना है। ठीक, तो ये तो पहले यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, तो इसके बराबर हम इसको जब शामिल कर लिए तो ये जानते हैं कि ये दोनों सम्मुख कोण से आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल डी बी एन, एंगल डी बी एन, डी बी एन बराबर एंगल हो जाएगा एफ बी सी, एफ बी सी। इक्वेशन 4, 3 और 4 को जैसे ही हमने शामिल किया
तो डिवीजन डिवीजन कट जाएगा, एंगल हो जाएगा एफ सी बी और एंगल हाँ एफ सी बी और एफ बी सी, एफ सी बी बराबर एफ सी एफ बी सी। तो ये भी कोण आपको बराबर हो गया किससे, इस इक्वेशन 5 ले लेते हैं। तो ये जब दोनों कोण बराबर हो गया तो हम बोल सकते हैं ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, ये वाला जो है आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने त्रिभुज में पढ़ा है किसको, त्रिभुज के एक थ्योरम होता है जिसमें हमने जानते हैं कि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक, तो आइन त्रिभुज यहाँ पे ले लेंगे, ये ट्रायंगल ले लेते हैं पूरा एफ सी बी में क्या करेंगे, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, बराबर होती है। तो समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होता है, तो एफ सी बी तो ई कोण के सामने ये हुआ, आई कोण के सामने, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको बी एफ इक्वल टू एफ सी। ठीक है, ये आपका हो गया 6 नंबर, इक्वेशन 6। जैसे ही मैंने इसको लिख दिया बी एफ बराबर एफ सी, तो हमको तो ये पता चल गया कि बराबर है। अब इसको में बराबर कर देना है। ठीक, तभी तो हम यहाँ पे निकाल पाएंगे ना कि ये दोनों के बीच में संबंध। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि संबंध हमको कहाँ से निकालना है। यहाँ पे हम अब आगे करते हैं। तो अगर दर्पण का द्वारक, ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक, अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो ये बिंदु यहाँ ना होके क्या होगा, एकदम इसके नजदीक होगा, यानी कि लगभग एक दूसरे पे संपाती होगा, कहने का मतलब इस लाइन पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो लिख पाएंगे क्या, पी एफ बराबर वी एफ। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 7। ठीक, तो 6 और 7 से इक्वेशन 6 एंड 7 को जब इक्वल करेंगे तो यहाँ पे बी एफ कट जाएगा और हो जाएगा पी एफ इजिकल टू एफ सी। ठीक, और हम लोग जानते हैं टोटल, देखिए ये यहाँ से यहाँ की जो दूरी है उसको हम आर लिखे हैं, तो हम लिख सकते हैं पी सी बराबर पी एफ, जो ये पी एफ है प्लस एफ से। ठीक है, तो पी एफ देखिए पी एफ है बराबर एफ सी है, तो पी एफ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट किए हैं। यहाँ पे पी एफ की जो दूरी है क्या है, स्मॉल एफ है। ठीक है, और ये पूरी दूरी है जो आर है, तो यहाँ पे पी एफ को पी एफ रहने देंगे और एफ सी और पी एफ बराबर है, तो एफ सी की जगह हम पी एफ लिख सकते हैं, तो इसको भी पी एफ लिख दिए। ये हो गया पी सी। पी सी के लिए जो दूरी है टोटल उसको हमने आर माना है तो आर लिख लिए। पी एफ की जो दूरी है हमने एफ माना है तो इसको स्मॉल एफ लिख लिए, इसको स्मॉल एफ लिख लिए। ये दोनों को अगर हम लिखते हैं तो ये 2f हो गया और ये r हो गया। अगर इसको f बराबर हम छोड़ते हैं तो f बराबर क्या हो जाता है, f बराबर r/2, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f बराबर r/2। प्रूव्ड। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए इसको फिर से मैं समझने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आपको जैसे ही कहा जाए उत्तल दर्पण में साबित करें f बराबर r/2, तो आपको क्या करना है, एक उत्तल दर्पण बना लेना है। उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहता है और इसको है जो इस प्रकार से रचित कर लेंगे। आपको उसके बाद क्या करना है, सीधे इस दर्पण को काटेंगे, काटते हुए एक लाइन खींचनी है। जहाँ पे क्या होता है, आपको वक्रता केंद्र होता है जिसको हम C से डिनोट करते हैं। उसके वक्रता ध्रुव और वक्रता केंद्र
के बीच की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक, जिसको कैपिटल आर से हमने दिखाया है। और बीच में होता है फोकस, ठीक, और फोकस और ध्रुव की जो दूरी होती है उसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, जिसको फोकस दूरी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे दिखा लेना है। उसके बाद हमको एक वस्तु रखना है दर्पण के सामने, क्योंकि प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो वस्तु दर्पण के सामने होगा, और इस वस्तु से जो किरण निकल के आएगी वो दर्पण से टकराएगी और टकराकर इस प्रकार से वापस जाएगी, ठीक है। तो सिंपल इतना आपको बना लेना है। और फिर इस प्रकार से अब क्या करना है, जो आपका परावर्तित किरण होगा वस्तु दर्पण से टकरा के, उसको आपको आगे काल्पनिक रूप से जब बढ़ाएंगे तो वह फोकस से होके गुजरेगा, ठीक। जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है फोकस से होकर गुजारना है, और जो अभिलंब होगा यानी कि जो डाला हुआ उसको जब आगे की ओर बढ़ाएंगे तो वह वक्रता केंद्र से गुजारिएगा, ठीक है, या जो कि आगे चल के तिर्यक छेदी रेखा के रूप में काम करेगा। तो इतना जैसे ही करिएगा तो आप देख पाते हैं कि यहाँ पे ए बी समानांतर पीसी आपको दिखलाई पड़ रहा है, तो वही लिख दिया हूँ ए बी समानांतर पीसी। ये जो भी डायग्राम किया उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है। और जिसे एन से काट रहा है, एन से ये जो काल्पनिक रेखा को आगे जब हम बढ़ाते हैं तो ये क्या हो रहा है, एन से कट जाता है, ठीक। तो एनसी से जैसे ही काटते हैं तो यहाँ पे हमको संगत कोण का निर्माण था, यहाँ पे हमको आपको होगा एकांतर कोण का भी निर्माण होता है, लेकिन हमको यहाँ देखना है क्या, संगत कोण। संगत कोण इसलिए दिल लिए देखिए क्योंकि हमको इसको इसको जब तक जोड़ के नहीं लाएंगे तो टोटल आर का वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। और इन दोनों को इक्वल में लाना है, तो इक्वल लाने के लिए एंगल का सहारा लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जैसे हमने एकांतर कोण से इसको बराबर इसको किया, ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। फिर मैंने क्या किया, इस कोण को जैसे ए बी एन, ठीक, बराबर आपको डी बी एन भी होता है, ये प्रवर्तन के नियम से होता है, तो ये दोनों को लिख दिए। ये दोनों कोण को जैसे हमने बराबर किया और भाग दिया तो हमको मिल गया एफ सी बी बराबर डी बी एन। एफ सी बी बोले तो एफ सी बी बराबर डी बी एन, डी बी एन। तो जैसे हम देख रहे हैं एफ सी बी बराबर हो रहा है डी बी एन, तो हमको नजर आ रहा है कि इसको और इसको में एक और संबंध है, तो ये दोनों समूह कोण से आपको बराबर हो रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही यहाँ पे लिख दिए डी बी एन बराबर एफ बी सी, एफ बी सी, ये कौन से नियम से हुआ, समूह कोण। ये समूह कोण का जो रूल होता है कि समूह कोण आपस में बराबर होता है, तो उससे ये क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे इन तीन दोनों को भाग दिए तो हमको मिल गया एफ सी बी बराबर एफ बी सी, एफ सी बी बराबर मिल गया एफ बी सी, एफ बी सी। जैसे हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया ये एंगल, आपको हमने क्या बोला कि ये एंगल बराबर ये एंगल जब मिल गया तो यहाँ पे हमको नजर आया क्या, ये तो हमको प्राप्त है। अगर इसको बराबर इसको कर दें, ठीक है, तो इसको बराबर इसको कर दें, मान लेना, क्योंकि समान कोणों के समूह भुजाएं बराबर होते हैं। ये ट्रायंगल का रूल है कि कोई भी त्रिभुज में अगर दो कोण समान है तो उसके आमने सामने की जो भुजाएं होगी आपस में बराबर होगी। तो ये और ये जब बराबर है तो ये और ये भुजा आपस में लंबाई में जो भी होगा बराबर होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसलिए बी एफ बराबर हो गया एफ सी, बी एफ बराबर ये बराबर ये हो गया, ठीक। और दर्पण का द्वारा, दर्पण का जब द्वारा बहुत बड़ा है यानी बड़ा है, यहाँ पे अगर बहुत छोटा हो जाए तो लगभग ये क्या होगा, वस्तु यहाँ पे इसका इमेज बनेगा तो ये दोनों के बीच की जो दूरी होगी, ये जो गैप है इतना लगभग ना के बराबर होगा, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लगभग ये रेखा इस पे संपाती हो जाएगी, ठीक। तो वही चीज को अप्लाई किया है यहाँ पे, और पी एफ बराबर बी एफ लिख दिया, क्योंकि जब दर्पण का द्वारा बहुत छोटा होगा तो ये जो बी एफ है ये लगभग पी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इस चीजों को यहाँ पे लिखा, और 6 और 7 को जैसे हमने किया तो हमको प्राप्त हो गया बी एफ से बी एफ यहाँ पे कट गया और मिल गया एफ सी, और यहाँ मिल गया हमको पी सी, और एफ सी बराबर पी सी हो गया, एफ सी बराबर हो गया पी एफ। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये जितना है जितना दूरी ये है, ठीक है, ये हमको प्राप्त हो गया। और हम जानते हैं कि ये टोटल दूरी क्या है, पी सी। तो पी सी को जब भी हम लिखेंगे टोटल दूरी को तो इस प्रकार से लिख सकते हैं तोड़ के, पी एफ प्लस एफ सी बराबर पी सी।
तो इसी चीज को यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, इक्वेशन में आ रहा है तो इसको ओ आर करके भी यहाँ डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने लिखा तो पी एफ हमको देखिए, पी एफ का हमने क्या माना है, एफ माना है, स्मॉल एफ, हमको लाना भी क्या है, एफ बराबर r/2। तो स्मॉल एफ माना है तो पी एफ को हम रहने देंगे और एफ सी को भी पी एफ में लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी एफ बराबर एफ सी हमने साथ रखा पहले, क्योंकि यहाँ पे जो पी एफ के बराबर है, तो उसके जगह एफ सी ना लिख के हमने पी एफ लिखा। और पी एफ को हमने क्या माना है, एफ माना है, तो यहाँ पे एफ माने हैं। तो एफ को हम जब जोड़े तो 2f प्राप्त हुआ। और जब 2f को हम पलटेंगे तो ये जब 2 को हम इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो f को इधर से इधर किए तो हमारा आ गया क्या, 2। तो इस प्रकार से है जी मेरा हो गया साबित f बराबर r/2। ये हमारा क्या हो गया, साबित हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।